तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का मैथ का। आज पहला लेक्चर है बेसिक क्लास। ठीक है, तो पहला चैप्टर का पहला लेक्चर बेसिक क्लास। ठीक है, यदि आप बेसिक क्लास अटेंड नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन सब की जरूरत हमें पड़ने वाली है, जो कि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। आज हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है, एक्चुअल में वास्तविक संख्या क्या है। इन सारी चीजों को डिटेल्स में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि वास्तविक संख्या, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर कि वास्तविक संख्या। ऐसे समझिए कि इसमें दो संख्या है मुक्त, एक होगी परिमेय परिमेय संख्या, ठीक है, दूसरी होती है अपरिमेय अपरिमेय संख्या। यानी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रियल नंबर। ठीक है, अब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। इसका मतलब ये समझिए कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। मान लीजिए कोई संख्या अपरिमेय है तो वो वास्तविक संख्या है, अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या होती है। ठीक है, तो पहली तो हम बोल देते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पहले आप बस स्ट्रक्चर समझिए कि कौन कौन सी संख्या है, फिर बाद में बहुत सारे एग्जांपल से सीखने वाले हैं। तो प्राकृतिक संख्या हो गई, फिर होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर तीसरा में हो गया पूर्णांक। ठीक है, चौथा हो गया भाज्य संख्या। ठीक है, फिर अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी में अगर हम ये बोले तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ये सारी संख्याएं होती है। तो परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक भी, भाज्य भी, अभाज्य भी, सहभाज्य भी, यानी ये सारी संख्याएं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि मैंने ये बोला कि वास्तविक संख्या मुख्यतः दो प्रकार की है ना, परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। आप ये चीज तो समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। लेकिन परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं होती है, अपरिमेय में कौन सी होती है, उन सारी चीजों को डिटेल्स में देखेंगे। तो परिमेय में प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, यानी बहुत सारी संख्याएं होती है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है, यदि कोई पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, भाज्य है, अभाज्य है, तो वो सभी परिमेय संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, कैसे, आगे हम बहुत सारे एग्जांपल से सीखेंगे। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फिर आगे हम एक एक का एग्जांपल लेके चलेंगे। तो हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे कि होती क्या है। ठीक है, तो ऐसे समझिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो प्राकृतिक संख्या है ये क्या है। ये जो प्राकृतिक संख्या है ये क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिनसे हम गिनती करते हैं, जिनसे हम गिनती करते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि आपके जो रूम है उस रूम में कितनी चेयर हैं, तो आप गिनती कैसे करोगे, 1 2 3 4 इस तरह से गिनती करोगे। ऐसे तो नहीं करोगे कि 0 1 2 3 4, ऐसे नहीं होता। किसी को हम 0 नहीं गिनते, राइट, हम गिनते हैं 1 से, या तो फिर अनंत तक जाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है एक से स्टार्ट होती है, तो इसको हम लिखेंगे 1 to इनफाइनाइट। 1 to इनफाइनाइट, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यानी इसमें हम 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या। तो जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है कि इसमें ना, जैसे मान लीजिए ये 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, इस तरह से, राइट, ये इनफाइनाइट तक जाएगी। मतलब कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप खुद ही देख सकते हैं कि इसमें 0 नहीं है और इसमें 0 है। इसका मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ध्यान से सुनिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये 0 है ना, तो 0 प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना होगी।
बाकी होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होता है इसको हम अगर शॉर्ट में बोले तो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये इसका फार्मूला याद रखिएगा। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मतलब पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, यानी ऋणात्मक की अनंत तक संख्या और धनात्मक की अनंत तक की संख्या पूर्णांक होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए डॉट डॉट, ठीक है, मान लीजिए अनंत से आ रही है माइनस -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर अनंत। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि माइनस वाली कोई भी संख्या या प्लस वाली कोई भी संख्या वो सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, इसमें जीरो भी इंक्लूड है, राइट। तो अगर आपसे बोला जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं तो सत्य है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये भी सत्य है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस में भी संख्या है माइनस में भी संख्या है। ठीक है, अब भाज्य संख्या सीख लेते हैं क्या होती है और अभाज्य संख्या। इसको सीखने के लिए इधर हम रफ्तार में चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चल दिया। अब क्या कर रहे हैं कि कुछ संख्याओं को मैंने लिखा जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इतनी संख्याओं को मैंने लिखा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इन सब में से वो संख्या निकालो जो भाज्य हो और वो संख्या निकालो जो अभाज्य हो। अब इनमें से कैसे पहचानेंगे कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है? इसका सिंपल सा टेक्निक या तरीका क्या है, अपनी भाषा में बोलूं तो ऐसी कोई भी संख्या जो स्वयं के पहाड़ा में आती हो, जैसे दो सिर्फ दो के पहाड़ा में आता है और किसी के पहाड़ा में नहीं आता, तीन सिर्फ तीन के पहाड़ा में आता है तो तीन जो है और किसी के पहाड़ा में नहीं आता, चार दो के भी पहाड़ा में आता है और चार के भी पहाड़ा में आता है। इसका मतलब क्या है कि जो चार है वो किसी और के भी पहाड़ा में आ रहा है। तो ध्यान से सुनिए, जो संख्या स्वयं से कटेगी, अगर मैं इन सब का, ठीक है, जिसके दो या अब देखिए जो संख्या स्वयं से कटेगी या जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होंगे, कितना याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं शॉर्ट में, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, तो भाज्य संख्या में क्या लिखा है मैंने, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या में सिर्फ, ठीक है, सिर्फ दो गुणनखंड हो, यानी अभाज्य संख्या में सिर्फ दो गुणनखंड होंगे और भाज्य संख्या में दो से ज्यादा होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि इन संख्याओं में से कौन सी संख्या है जिसके दो गुणनखंड है और कौन सी संख्या है जिसके दो से ज्यादा है, तो अब देखिए अगर मैं एक का ले लूं, एक का लेता हूं, ठीक है, तो एक से काटूंगा तो एक आया। इसका मतलब क्या है कि एक गुणे एक बराबर एक, इसमें कोई दो गुणनखंड नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो ये ना तो भाज्य है और ना तो अभाज्य है। तो जो एक है ना वो भाज्य भी नहीं होती है अभाज्य भी नहीं होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जो एक संख्या होती है वो भाज्य भी नहीं होती और अभाज्य भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके दो से ज्यादा गुणनखंड भी नहीं है और दो गुणनखंड भी, सिर्फ एक है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं, दो को। अब दो के अगर मैं काटूं तो दो से काटूंगा तो एक आएगा, यानी इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए, दो और एक। इसके दो गुणनखंड है, दो के कितने गुणनखंड है, दो और एक, यानी ये जो संख्या है मैंने क्या बताया, जिसके दो गुणनखंड हो वो अभाज्य, यानी जो दो है वो क्या हो जाएगी, अभाज्य। तो ये वाली संख्या, दो वाली संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या। और तीन को हम चेक करेंगे, तो तीन को अगर चेक करेंगे तो तीन से काटे तो एक, तो इसके गुणनखंड कितने हैं, दो ठो, तो इसके गुणनखंड कितने हैं, दो ठो। इसका मतलब कि दो और तीन दोनों अभाज्य है। अब चार को काटेंगे तो दो से काटे दो आया, दो से काटे एक आया, तो इसके गुणनखंड कितने हैं, दो दो एक, कितने हैं, तीन ठो, यानी चार के गुणनखंड कितने हैं, तीन ठो है। तो मैंने क्या बताया, जब दो से ज्यादा गुणनखंड हो तो वो संख्या क्या हो जाती है, भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या, तो चार क्या है हमारा, भाज्य संख्या है। तो चार भाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है। इस तरह से अगर पांच को देखें तो पांच से कटता है, तो ऐसी संख्या जो स्वयं से कटेगी, लास्ट में बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, जो संख्या स्वयं से कटेगी वो संख्या अभाज्य संख्या होगी।
ऐसी कोई भी संख्या जो स्वयं से कटती है वो संख्या अभाज्य संख्या होती है, और ऐसी कोई भी संख्या जो किसी और नंबर से भी कट जाती है, किसी और संख्या से भी कट जाती है, वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, भाज्य संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अब एक तो और है सह अभाज्य संख्या। इसको सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि ये मेन जरूरी है, अगर ये आपसे नहीं बनेगा तो ये आपसे नहीं बनेगा, इसलिए क्या जरूरी है, पहले इनको हम सीख ले, फिर इसको सीखेंगे, फिर इसको सीखेंगे। ठीक है, जब ये सबको सीख जाएंगे तो ये हमें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। कौन सा वाले हैं, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये क्या होती है, तो इसको समझने के लिए आपके पास क्या बनना चाहिए, एचसीएफ बनना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ बनेगा तभी आपसे सह अभाज्य संख्या निकाल पाओगे। तो एचसीएफ कैसे होता है, ये चैप्टर में आगे दिया हुआ है, किस तरह से उसको सॉल्व करना होता है, एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होते हैं, सारी चीजें डिटेल्स में है, तो आगे हम खुद ही पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इस चीज को समझाना है, इसलिए एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याएं मैं लेता हूँ, एक को ले लिया 10 और दूसरे को ले लिया मैंने 14। ठीक है, दो संख्या ले लिया, अब मैंने बोला कि इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का बारी बारी से गुणनखंड करेंगे, यानी 10 का अलग करेंगे और 14 का अलग करेंगे। 10 को 2 से काटे 5 आया, 5 से काटे 1 आया, 7 को 2 से काटे, यहाँ पे 14 को 2 से काटे 7 आया, 7 से काटे 1 आया। अब थोड़ा सा देखिए, दोनों का एचसीएफ निकालना है तो दोनों के गुणनखंड को बराबर में लिखेंगे, कैसे, 2 गुणे 5 और 14 के बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे 7। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, जो चीजें दोनों में हो, जैसे 5 इसमें है तो इधर में कहीं 5 है नहीं है, 2 इसमें है तो इसमें 2 है, यानी 2 का जोड़ा बन रहा है और बाकी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, तो एचसीएफ क्या हुआ, 2। तो एचसीएफ क्या हुआ, 2। तो अब ध्यान से देखिए, एचसीएफ इसका 2 हुआ, यानी दोनों का जो एचसीएफ हुआ वो क्या हुआ, 2 हो गया। ठीक है, तो अब एचसीएफ तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे हम बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए, इन दोनों का एचसीएफ 2 है, इसका मतलब कि जो 10 है और जो 14 है, ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ 2 है। अगर इनका एचसीएफ 1 होता, अभी देखते हैं कुछ और एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि हमें ना एचसीएफ निकालना है 3 और 5 का। ठीक है, अब 3 को काटेंगे तो 3 से कटा 1, 5 को काटे तो 5 से कटा 1। अब 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 गुणे 1, 5 इक्वल टू लिखेंगे 5 गुणे 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1, यानी 3 और 5 का जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना आ रहा है, 1। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, कितना हो, 1 हो, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 1, तो वो संख्या सहअभाज्य कहलाएगी। आपको समझ में आ गया, ऐसी कोई भी संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है वो संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इन सबको अगर हम जान चुके हैं तो दो संख्याओं को और जान लेते हैं, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। जैसे हम उसको सीख लेंगे फिर परिमेय संख्या पे आते हैं। ठीक है, तो अब दो संख्या और सीखेंगे, सम संख्या, सम संख्या, दूसरा विषम संख्या। ठीक है, दोनों को सीखेंगे, सम संख्या को और विषम संख्या को। तो सम संख्या क्या होती है, सबसे पहले समझ लीजिए, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ तक मैंने लिखा, या 9 तक लिख लेते हैं। अब मेरे को इसमें से फाइंड करना है कि कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। तो क्या करेंगे हम, सम और विषम चेक करने के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ 2 का भाग करते हैं, यानी इसमें भी 2 का डिवाइड करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 2 से भाग देंगे। ठीक है, सब में 2 से भाग देंगे।
जिसका शेषफल 0 हो जाएगा 2 से भाग देने पर। ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 का भाग दे और शेषफल 0 हो जाए तो वो संख्या होती है सम संख्या। जैसे अगर मैं 1 में 2 का भाग दूंगा तो शेषफल 0 आएगा? नहीं आएगा, यानी पॉइंट में जाएगा। 2 में 2 का भाग दूंगा तो आंसर कितना आ गया? 1, यानी इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 0। जैसे 2 में 2 का भाग दिया तो 2 1 कम 2, तो शेषफल क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो सम संख्या है, और 3 में अगर मैं 2 का भाग दूं तो 2 1 कम 2, तो कितना आ रहा है? शेषफल 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो विषम संख्या है। मैंने क्या बताया कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें 2 का भाग दे और शेषफल 0 हो जाए तो वो सम संख्या है। अगर शेषफल कोई और नंबर आ जाए 2 4 5 6 कोई भी, तो वो विषम संख्या है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, उसको आसानी से समझते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके गाइस, काफी हम लोगों ने संख्याओं के बारे में जान लिया है, तो अब सीखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो इसको सीखने के लिए आपको सिंपल सा समझना है, परिमेय संख्या बहुत ही आसान है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो संख्या, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है, तो ऐसे हम इसको एग्जाम्पल, इसका अगर डेफिनेशन लिखे तो ऐसे लिखेंगे, वो संख्या जिसको p बटा q जहां q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, मैंने क्या बोला कि वो संख्या जिसको p बटा q जहां q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो पहला कंडीशन क्या है इसमें, परिमेय संख्या होने के लिए आपको ये तो पता है कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पहला कंडीशन क्या है कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो p और q है, जो p व q है, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए गाइस? पूर्णांक होने चाहिए। तो आपको 2 कंडीशन इसमें से याद रखना है। पहला नंबर तो p बटा q के रूप में कोई भी संख्या लिख सकते हैं, तो क्या वो परिमेय हो जाएगी? ऐसा नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, तो मान लीजिए 2 है, ठीक है, अब 2 के नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं, तो ये p का मान हो गया, ये q का मान हो गया, तो इसका मतलब परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। अब एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए 0 लिया, अब इसके बटा में भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या बन गई। क्यों? ध्यान से सुनिए, इसमें ये बोला है कि p बटा q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम इस तरह से लिखे 1 बटा 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि q का मान 0 है। तो p का मान 0 हो सकता है, यानी जो p का मान है वो 0 हो सकता है, q का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा, p का मान 0 हम लिख सकते हैं, लेकिन q का मान हम 0 नहीं लिख सकते। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्या होती है। लेकिन 2 कंडीशन है कि q 0 नहीं होना चाहिए, p q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है √2, अब इसके बटा में भी 1 लिख सकते हैं, तो क्या ये परिमेय है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो p का मान है, देखिए ऊपर वाला p का मान है, नीचे वाला q का मान है, जो p का मान है वो पूर्णांक नहीं है। मैंने क्या बताया कि p q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन p का मान तो पूर्णांक है ही नहीं। जब पूर्णांक नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो ये चीज आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि p बटा q के रूप में लिख दिया तो वो परिमेय हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। पहला, q 0 नहीं होना चाहिए, और p q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अभी अभी मैंने बताया था पूर्णांक क्या होता है, कि कोई भी ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक हो, वो सारी संख्याएं पूर्णांक होती है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2/3 हो गया, 5/2 हो गया, ठीक है, मान लीजिए 2/5 हो गया, 6/9 हो गया, कोई भी संख्या लिख दो। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बहुत ही आसान है। अब हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा, तो अब सीखेंगे लास्ट है एक ठो अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको सीखने के लिए आपको याद रखना है कि ऐसी कोई भी संख्या
ऐसी कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी जिसको p बटा q q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी ऐसी कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। मैंने क्या बताया था परिमेय संख्या में कि जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय होती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या यदि अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या पे रूट लगा हो, याद रखना अभाज्य संख्या पे यदि मान लो रूट लगा हो, क्या लगा हो, रूट लगा हो, तो वो अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, कोई किसी भी अभाज्य संख्या पे, कोई अभाज्य संख्या पे रूट लगा हो तो वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं √2, तो 2 क्या है, अभाज्य है, तो इस पर रूट लगा तो अपरिमेय। 3 पर रूट लगा तो अपरिमेय, 5 पर रूट लगा तो अपरिमेय, 7 पे रूट लगा तो अपरिमेय, 11 पे रूट लगा तो अपरिमेय। तो मतलब कोई भी अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी के सभी अभाज्य संख्या है और इन पर रूट लग गया तो ये क्या हो गई, अपरिमेय हो गई। अब एक कॉन्सेप्ट आपको और समझना है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। ठीक है, तो सब एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अब कुछ ऐसी भी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट वाली संख्याओं को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 2.1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 डॉट डॉट। दूसरे एग्जाम्पल मैंने लिखा 3.1111111 डॉट डॉट। फिर मैंने लिखा 12.123123123 डॉट डॉट। ठीक है, फिर एक तो नंबर लिख रहा हूँ मैं 13.101001001001401 डॉट डॉट। ठीक है, फिर एक संख्या और लिख रहा हूँ मैं 2.123497561 डॉट डॉट। अब इसमें से पहचानना है कि कौन सी अपरिमेय है और कौन सी परिमेय है। अभी तो इतना आसान था कि p बटा q के रूप में लिख दो तो पता चल जाता था कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, पूर्णांक जान लो तो भी पता चल जाता था। लेकिन अब देखो भाई पॉइंट में है तो कैसे पहचानोगे कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो इसको पहचानने का सिंपल सा टेक्निक और तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसी संख्याएं जो रिपीट करती हैं बार बार, ऐसी संख्याएं जो रिपीट करती हैं, जैसे जो बार बार आती है, जैसे मान लीजिए 2.1212 आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2.12 के पावर 12। अब ये संख्या क्या होगी, ये संख्या हमारी परिमेय है। क्या है ये, परिमेय है। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या जो बार बार रिपीट करती है वो संख्या परिमेय हो जाती है। जैसे इसमें रिपीट कर रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 3.1 के ऊपर 12, तो ये क्या है हमारा परिमेय है। ठीक है, तो ये दोनों का परिमेय नहीं है ना, ये दोनों परिमेय है। क्यों, क्योंकि बार बार रिपीट कर रही है। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 3 ठो रिपीट कर रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12.123 के ऊपर 12, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा परिमेय। तो ऐसी संख्या जो रिपीट करती है बार बार पॉइंट के बाद वो परिमेय होती है। लेकिन अब देखिए 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट, एक फिर जीरो है, फिर एक डबल जीरो है, एक ट्रिपल जीरो है, इसमें मतलब कि बार बार वही वही संख्या नहीं आ रही है, हर बार संख्या बदलती जा रही है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय। क्यों, क्योंकि इसमें बार बार संख्या बदल रही है, तो जब बदल रही है तो वो संख्या क्या है अपरिमेय। जब रिपीट करेगी तो परिमेय, रिपीट नहीं करेगी तो अपरिमेय। सिंपल सा समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें देखिए 1 2 3 4 9 7 5 6 2, मतलब इसमें ना कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी संख्या आगे रिपीट करेगी, जिसमें नहीं पता चल रहा है कि एक के बाद अब क्या आने वाला है।
नहीं पता चल रहा है, लेकिन इनमें पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है, इसमें भी पता चल रहा है। तो जिसमें पता चल रहा है कि अगली संख्या कौन सी आएगी वो हो जाएगी परिमेय, और जिसमें नहीं पता चलेगा कि अगली संख्या कौन सी आएगी तो हो जाएगी अपरिमेय। तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या क्या है, हमारी अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। तो ये भी हमारा अपरिमेय हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको अपरिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। तो अगर आप अपरिमेय समझ गए, परिमेय समझ गए, सारी संख्या को समझ गए, तो यही सारी संख्याएं तो वास्तविक संख्या है, यानी इन्हीं के बारे में तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक क्लास पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।